लेकिन उसमें जो रॉन्ग हो रहे थे उस पर आपने एनालिसिस हाँ कैसे हाँ किया, हाँ कैसे राइट से ज़्यादा ना रॉन्ग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जैसा, क्योंकि बाद में उसको प्रॉपरली ना कैंडिडेट्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है और जो आंसर करेक्ट रहते हैं उसके बाद इनकरेक्ट क्यों है वो लिखा भी रहता है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में, तो उसे समझ जाते हैं कि लाइक अलग ट्विस्ट करके वो लोग क्वेश्चन सेट करते सीएफए के एग्जामिनेशन में। तो कोई अपने अलग रॉन्ग इनकरेक्ट रहेगा पर कौन से एमसीक्यूज के लिए फिर बाद में समझ जाते हो पढ़ने के बाद ही। तो क्लिक करोगे राइट भी रहेगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना ऐसा ऐसा करके फास्ट करके, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसमें आपको क्या क्या अपने इनकरेक्ट वाले आंसर्स का भी क्या आंसर है, कौन से एमसीक्यूज के लिए प्रॉपर्ली जा सकता है। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। और आपने स्टार्टिंग से कुछ प्लान फॉलो किया था इन द सेंस जैसे एफएसए पकड़ा, एफएसए मुझे 1 महीने में खत्म कर, तो मैंने वो एमसीक्यूज मैंने ना एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स मैंने लगभग मैंने बहुत एमसीक्यूज सॉल्व किया लास्ट टाइम में मार्च में। लाइक टॉपिक तो मैंने फास्ट खत्म कर दिया था पर एमसीक्यूज ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। तो बहुत लोगों ने पास्ट टाइम के पेपर्स के साथ बहुत से स्टूडेंट्स ने दिया था तो उनको पूछ रहे थे थियरी बेस पे ज़्यादा फोकस कर, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर, बीच में से पूछ लेते थियरी में और सिंपल लाइन देंगे 3 ऑप्शन देंगे, कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं देगा, आपको डायरेक्ट आंसर देगा। आपको याद आना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर में कौन से लाइन में और क्या यूज करता है। Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams in finance like CFA, FRM, ACCA, and SCR. Now, I have with me one of my students who has been able to clear the CFA Level 1 exam in the May 2025 attempt. He's going to be talking about his journey of preparing for the exam and what are the challenges that he faced. And this interview is going to be in Hindi-English mix. Okay? सो नीरज, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा नीरज, ऑडियंस के लिए भी हमारे लिए जस्ट एक ब्रीफ कि आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आपका ग्रेजुएशन खत्म कब हुआ? एक्चुअली मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने अपना बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मैंने गुरु नानक खालसा कॉलेज दैट्स इन माटुंगा मुंबई मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था इन द ईयर 2024 और अभी मई 2025 को मैंने सीएफए लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। ओके, तो जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तभी आपको पता था कि मुझे सीएफए देना है? नहीं, कोर में सीएफए देने से पता नहीं था, बट आई हैड इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स था मेरे पहले से, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसे मेरे को था थोड़ा, मतलब लाइक मेरे 10th से मैं देख रहा था कि कैसे वर्क करते स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते, तो मुझे थोड़ा सा एक लाइकिंग था इस इंडस्ट्री टाइप में। ओके, तो सीएफए करना है ये कब डिसाइड किया तुमने? सीएफए जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अराउंड जून जुलाई के एंड के मेरे को सीएफए कर लेता हूँ, उसमें भी कंफ्यूजन था कि सीएफए कर लूँ या एमबीए कर लूँ या एफआरएम कर लूँ, तो मुझे सीएफए प्रॉपर लगा मुझे उसमें। ओके, फिर जून जुलाई से डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी? नहीं, पहले मैंने तो थोड़ा सा गो थ्रू कर दिया, मैंने बुक्स लिए 1-2 महीने में बुक्स देखा, ट्रैवल हो सकता है इसमें देख सकते हैं। सो मैंने अराउंड फिर सितंबर में प्रॉपर स्टार्ट किया और आफ्टर सितंबर एंड या अक्टूबर में आपसे मैंने क्लासेस चालू कर दिए थे। तो नहीं, जब फर्स्ट रीडिंग किया, जब तुमने सोचा होगा अच्छा क्या है करिकुलम, बुक उठाया, कौन सा बुक टफ लग रहा था? अकाउंट्स बैकग्राउंड होके भी मुझे थोड़ा एफएसए में तो पहले से ही टफ लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग बैचलर्स ऑफ कॉमर्स से मैंने किया है, मैंने बीकॉम उसमें होता है अकाउंट्स बहुत हद तक, पर इसमें थोड़ा बहुत डेप्थ में था, स्पेसिफिक डेप्थ में था, लाइक इन्वेंटरीज बहुत डेप्थ में नहीं सिखाया गया। कुछ होता है ना कि लाइक सिखा देते कॉलेज में उड़ा देते टॉपिक, बहुत मिस कर देते हो लोग अपना पोर्शन कंप्लीट करने के हिसाब से, पर इसमें वो सब कुछ वो इधर टेस्ट हो रहा था, मेरे को याद है कि बुक में था पर सिखाया ही नहीं था एक टॉपिक। ओके, तो बट हाँ, मतलब वो थोड़ा सा डिटेल लग रहा है, बहुत डिटेल था मुझे। एफएसए और कोई बुक? और एफएस और फिक्स इनकम मुझे डिटेल में लगा, पर फिक्स इनकम मुझे बाद में फिर में इजी अप हो गया, पिकअप कर। लेकिन फिक्स इनकम तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था क्या? नो फिक्स इनकम ग्रेजुएशन डेरिवेटिव्स पढ़ा था? नहीं, बीकॉम के करिकुलम में डेरिवेटिव्स नहीं है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है? नहीं है। या फिर तुम बैठे नहीं थे लेक्चर? नहीं है लेक्चर सिर्फ इकोनॉमिक्स था। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट तुमको एफएसए थोड़ा टफ लग रहा था और फिक्स इनकम थोड़ा टफ लग रहा था, देन यू स्टार्टेड इन सितंबर ऑनवर्ड्स। तो तब से हर रोज कितना बैठ रहे थे, टाइम कितना दे रहे थे? सो स्टार्टिंग में अराउंड 3 to 4 आवर्स, लाइक मैं प्रॉपर ऐसा आवर्स काउंट नहीं कर रहा था, लाइक मैंने टॉपिक लिया तो खत्म करना ही है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, बट हर रोज बैठ रहे थे? नहीं, ऐसा हर रोज स्टार्टिंग में हर रोज नहीं बैठ रहा था मैं, लाइक 1-2 दिन छोड़ के टॉपिक ऐसे इजी भी बहुत टाइम था तो उसमें मेरे को लगा आराम से कर रहा था उसमें देख के। ओके, और तो तुमने स्टार्ट कौन से बुक से किया? मैंने एफएसए से ही किया था स्टार्टिंग में, और फिर एफएसए से मेरे को डर लग गया कि बोला ये प्रॉपर है क्या नहीं, मुझे ऐसा बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर उड़ गया कि मैं प्रॉपर लिया हूँ क्या नहीं कोर्स में। बोला ठीक है, आप बाकी के सब्जेक्ट्स उठा लेते, फिर मैंने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट उठाया, फिर बोला ठीक है हो सकता है, वो समझ में, वो ठीक लग रहा था, वो इजी था और स्मॉल छोटा भी टॉपिक वाइज। इनफैक्ट एफएसए में जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है वो थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, जो तुमने बोला इन्वेंट्री, बहुत फीफो लिफो बहुत ज्यादा टफ लग जाता है।
तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। बहुत बहुत रिटेंशन बहुत ज्यादा है उसमें। हाँ हाँ। और फिर मतलब आपने एफएसए स्टार्ट किया, फिर ऑल्टरनेटिव किया, फिर उसके बाद आपको याद है क्या फॉलो किया आपने ऑर्डर? मैंने ऐसा प्रॉपर ऑर्डर ऐसा फॉलो नहीं किया मुझे। मेरे एफएससी लेने में थोड़ा इजी ऑल्टरनेटिव पे चले गया, फिर मैं थोड़ा डेरिवेटिव चालू किया, टफ इजी ऐसा देखते जाता, कौन सी बुक पतली हो ऐसा मैं स्टार्ट कर रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले मालूम नहीं था कि कौन सा टफ है यार कौन सा नहीं टफ है। एक बार मैंने फर्स्ट गो थ्रू कर लिए सारे सब्जेक्ट्स 10 के 10 सब्जेक्ट, फिर मेरे को तो मालूम था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, पहले ले लेता हूँ। फिर डेरिवेटिव्स के ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स का ऐसा समझने में लगता है पर वो एमसीक्यूज में बहुत अलग अप्लाई करना पड़ता है। राइट तो राइट। वैसा था मेरे लिए। तो क्वेश्चन बैंक जो था वो कैसे कर रहे थे? हर एक चैप्टर के बाद तो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट आप कर रहे हो, पर उसके अलावा जो सॉल्विंग है क्वेश्चन बैंक की, जैसे इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे है, तो वो आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे या गैप लेके किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना कोई भी सब्जेक्ट उठाता हूँ ना तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं चेंज करता हूँ। एक सब्जेक्ट लिया तो वो निचोड़ देना पूरा सब्जेक्ट पूरा खत्म खत्म, करना है। ओके। यस यस एमसीक्यूज के साथ। तो सब मेरे पास एमसीक्यूज तो हम कैप्लन के एमसीक्यूज तो बेसिक करते हैं, पर मुझे लगता नहीं था कि उससे कुछ होगा एमसीक्यूज में प्रॉपर। सो आई वाज लाइक कि मुझे कैंडिडेट रिसोर्स बोला सीएफई दे रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा उस रिलेटेड। कैंडिडेट रिसोर्स का थोड़ा लेवल भी अप रहता है एग्जाम से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब तुमको समझ जाएगा कि तुम्हारा कुछ हुआ नहीं पड़े और पढ़ो। तो मेरे एक दो टॉपिक हो गए तो एक साथ में कैंडिडेट रिसोर्स उठाता हूँ। एक टॉपिक वैसे उठा नहीं था क्योंकि वैसा फ्रेश माइंड में होता था तो आ जाते थे फटक से आंसर। पर ऐसे 3-4 हो गए उसमें चैप्टर्स हो गए तो उसके बाद उठा लो, या पूरा बुक छोटी बुक रहेगी इकोनॉमिक्स जैसे तो लास्ट में पूरा उठा लो, फिर समझ जाएगी कि अपना लेवल भी समझ जाएगी कि अपने को रिटर्न हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, या कौन से चैप्टर पे हम लोग को वापस रीड करना पड़ेगा। ओके। बट ऐसा हुआ कि से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स उठाया, सॉल्व किया और पोर्टल पे बहुत खराब आया उसको, और फिर से आपको वापस से पढ़ना पड़ा? बहुत सब्जेक्ट्स पे हुआ ऐसा तो सर। बहुत एफएसएम हुआ, इकोनॉमिक्स, सब हर एक सब्जेक्ट्स में हुआ स्टार्टिंग में। तो मतलब वो 30-20 में 30-20 तो बोला नहीं, फिर और ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके। और जब क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर रहे थे तो टाइम जो था उस टाइम में हो पा रहा था क्या? मतलब जो आपने पोर्टल पे जब किया होगा तो टाइम्ड रहता है सारे क्वेश्चंस, तो वो कर पा रहे थे आप? नहीं, एमसीक्यूज के लिए कैंडिडेट्स में टाइम नहीं होता, सिर्फ मॉक्स के लिए टाइमिंग लगता है। हाँ, मॉक्स के लिए था, कैंडिडेट के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपने मेजर किया अपना टाइम कि मैं हर क्वेश्चन पे कितना दे रहा हूँ? हाँ, मेरा टाइमिंग हो रहा था वैसा, टाइमिंग का इशू मेरे को फर्स्ट डे से नहीं था टाइमिंग का इशू। ओके। मैं एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर, मुझे एमसीक्यूज आया, फर्स्ट एमसीक्यूज मैंने कर दिया, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, फिर आएगा ही नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं है प्रॉपर्ली तो नेक्स्ट एमसीक्यू कर लेगा वापस। आना कुछ ऑप्शन ही नहीं आपके पास। आगे रुको 2 मिनट, ठीक है, एक एमसीक्यू चले जाओगे आगे, फिर वापस एक बार आके देख लेना, तभी भी आपको याद नहीं आ रहा है, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं रहेगा या आपको याद आ ही नहीं वाला है, फिर मैं चले जाता नेक्स्ट कुछ ना कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद। बेसिक फंड है, क्योंकि मैं एक करके से छोड़ते जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, इसमें कोई मैं कुछ छूट ना जाए गलती से लास्ट में बोलते हैं सारे फिनिश करते समय, इसलिए। लेकिन उसमें जो रॉन्ग हो रहे थे उस पर आपने एनालिसिस कैसे किया? कैसे राइट से ज्यादा ना रॉन्ग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जैसा, क्योंकि बाद में प्रॉपर्ली ना कैंडिडेट्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है और जो आंसर करेक्ट रहते हैं उसके बाद इनकरेक्ट क्यों है वो लिखा भी रहता है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में, तो उसे समझ जाते हैं कि अलग ट्विस्ट करके लोग क्वेश्चन सेट करते हैं सीएफए के एग्जामिनेशन में। तो कोई अपने अलग इनकरेक्ट रहेगा पर कौन से एमसीक्यूज के लिए फिर बाद में समझ जाते हो पढ़ने के बाद ही। तो क्लिक करोगे राइट भी रहेगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना ऐसा करके फास्ट करके, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसमें आपको क्या क्या अपने इनकरेक्ट वाले आंसर्स का भी क्या आंसर है, कौन से एमसीक्यूज के लिए प्रॉपर्ली जा सकता है। ओके। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। और आपने स्टार्टिंग से कुछ प्लान फॉलो किया था इन द सेंस, जैसे एफएसए पकड़ा तो एफएसए मुझे 1 महीने में खत्म करना है, ऐसा कुछ आपने मेंटली कुछ प्लान बनाया था? मेंटली मेरा प्लान था कि दिसंबर तक सारे 10 सब्जेक्ट्स, मैंने ब्रॉड प्लान पकड़ा था क्योंकि स्मॉल टारगेट्स नहीं जम रहे थे मेरे हिसाब से। सो मैंने दिसंबर तक मुझे खत्म करना था फर्स्ट 10 रीडिंग्स, और लास्ट के 4 मंथ्स मुझे था कि जो भी है वो लास्ट के 4 मंथ्स में लगा देना जो भी है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपने कर लिया? हाँ, कैंडिडेट्स के क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने एक बार कर दिया था फर्स्ट हाउस के साथ ही, एक बार कैंडिडेट रिसोर्स एंड ओनली लेक्चर्स, तो मैंने वो कर दिया था। हाँ, इंटरेस्टिंग। और फिर आपने लास्ट 4 मंथ्स में क्या किया? मतलब एक बार दिसंबर तक एक्चुअली हो गया पढ़ के? एक्चुअली नहीं हुआ था पढ़ के दिसंबर तक, क्योंकि मई महीना था तो उसमें वो बोलते ना हो जाएगा। तो कब हुआ? जनवरी? जैन 15 या 20 तक हो गया था मेरा पूरा मतलब तब तक आपने वीडियोस देख लिए, कैप्टन रीड कर लिया था, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया था ऑफ द कैंडिडेट रिसोर्स। यस। उसके बाद क्या रिवीजन सिर्फ? हाँ, रिवीजन इन सेंस मैंने फिर बाद में फिर प्रॉपर टाइम बना लिया कि 1 महीने के अंदर 7-7 दिन 4-4 दिन हर एक टॉपिक 3 दिन 4 दिन मैंने ऐसे प्रॉपर बनाया था मैंने। ओके। और फिर तभी के अगले मुझे फेब टू मार्च, तो मैंने ऐसा प्लान बनाया कि फेब टू मार्च में 2 बार रीडिंग होना ही चाहिए, क्योंकि एक बार रीडिंग में वो एमसीक्यूज में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो एक बार वो प्रॉपर बार देखोगे तभी वो याद रहेगा। तो बोला एक रीडिंग से कोई एग्जाम जाके नहीं दे सकता, तो मैं फेब में बोल रहा हूँ मुझे प्लान बना फेब में मुझे एक रीडिंग कंप्लीट करना है,
मार्च में भी रीडिंग करना है, पर रीडिंग करके फायदा नहीं, उसके बाद एमसीक्यूज भी होने चाहिए। तो मैंने वो एमसीक्यूज मैंने ना एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स में लगभग मैंने बहुत एमसीक्यूज सॉल्व किया लास्ट टाइम में मार्च में। लाइक टॉपिक तो मैंने फास्ट खत्म कर दिया था, पर एमसीक्यूज ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, मतलब एक एक टॉपिक के देखने के तो बहुत एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किया लास्ट टाइम में। ओके, और इसके बाद जब आपने क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए, आपने मार्च में फेब में रीड कर लिया था फिर से हाँ, पूरा सेकंड रीडिंग, यस प्रॉपर। थर्ड रीडिंग आपने मार्च में कर मार्च लिया, में कंप्लीट कर दिया। फिर अप्रैल में मॉक स्टार्ट किया था आपने? नहीं, मैं उसमें ना जो 2 फ्री मॉक्स रहते हैं एंड 4 प्रीमियम मॉक्स ऐसे कुछ तो रहते हैं, तो 4 प्रीमियम मॉक्स का मुझे इधर से तो एक्सेस मिल गया था, सो मैंने 2 बेसिकली आपने मॉक सॉल्व किए। मॉक सॉल्व किए, यस। हाँ, सो आपने दो मॉक जो आपको फ्री मिले, मतलब मॉक, उसमें क्या स्कोर था आपका? उसमें स्टार्टिंग में मैंने एक बार सॉल्व किया ना, उसमें 50-60% आ रहा था मेरा फर्स्ट मॉक में, तो मैंने सेकंड मॉक की हिम्मत ही नहीं की, मैंने छोड़ दिया। मैं बोला और भी एमसीक्यूज की जरूरत है वो मॉक देने के लिए, पर एक था मेरा कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि लास्ट का 1-2 महीना है, पूरा लगा देना है उसमें मेहनत। फिर मैंने वो लास्ट के स्कोर क्या आ रहा था आपका ऑन एन एवरेज मॉक्स में? लॉक्स में एग्जाम के पहले मैंने जितने भी कंप्लीट किए ना, सब में ऑन एन एवरेज 75 के आसपास परसेंट आने लग गया लास्ट में, सारे मॉक्स में जितने भी। ओके, ठीक है। एंड जब आप एग्जाम के दिन जा रहे थे, मतलब स्टार्ट करने से पहले, अब सेंटर में जा रहे हो, तो आपके दिमाग में कुछ था कि अरे क्या होगा, मतलब क्या था, मतलब क्या हो रहा था? लाइक सर कभी कभी पढ़ते समय क्या हो जाता था, पूरा सर ना एकदम चोकअप हो जाता था, फिर ना एमसीक्यूज मतलब टॉपिक मालूम रहता है पर एमसीक्यूज टाइम पे याद नहीं आते या सॉल्विंग में याद नहीं आते। सो मैंने मम्मी को बोल के रखा ठीक है, 15 तारीख को एग्जाम थी, मैं बोला 13 तारीख को खत्म कर दूंगा, 14 तारीख को कुछ नहीं करूंगा, बोला था बाहर घूम फिर क्या, बोले बाहर तो घूमने नहीं भेजेगी, घर पे ही बैठने का जो भी करना है। तो मैंने 13 को कंप्लीट किया, 14 को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा, पर तभी भी एमसीक्यू थोड़ा देख ही लिया, वो होने रहा था कि भाई इतनी हिम्मत आती नहीं कि एग्जाम से एक दिन बंदा बैठा मोबाइल में, वैसा नहीं होता है। तो मैंने एक बार एमसीक्यू थोड़े मेरे बाकी थे, एक बुक के, बोला बुक है तो उतना देख लेता फास्ट टू फास्ट, तो मैंने बुक सिर्फ एमसीक्यू देखा थोड़ा सा, फिर मैंने शाम के बाद मैंने कुछ नहीं देखा, फिर नेक्स्ट डे से मॉर्निंग पेपर था, मॉर्निंग उठ के डायरेक्ट जाना था। मेरा एक सिंपल फंडा था कि, बट तभी कुछ ऐसा प्रेशर था, स्टार्ट एग्जाम जा रहे हो, मतलब एग्जाम पहुंचने वाले हो, प्रेशर तो था, पर okay. मेरा इतना था कि इतना महीना तूने पढ़ा, अभी मोर देन इनफ, फिर लास्ट के दिन में फुकट को मेरे साथ कि मेरा माइंड मेरे को शांत रखना है, हुआ ही पढ़ के, अभी 3 बार रीडिंग हो गई है, बहुत कैंडिडेट रिसर्च पूरा 2 बार छान लिया है तूने, मॉक्स हो गए, बाकी इधर के एमसीक्यूज बहुत हो गए, अभी कुछ बाकी नहीं एक्स्ट्रा करने के लिए, आपने अपना बेस्ट दे दिया मैंने, खत्म हो गया मेरे लिए, बेस्ट शॉट हो गया अभी, तो मेरा इतना था कि आराम से जाऊंगा, बैठूंगा और दूंगा, तो उसमें भी थोड़ा एंजाइटी होता ही है जाते समय। ओके, एंड सेंटर पे जब आप गए तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, आपको ओवरऑल डिफिकल्टी कहाँ लगी, मतलब जब सॉल्व कर रहे थे आपको ऐसा लगा कि फर्स्ट मॉर्निंग बहुत टफ गया मेरा या इजी गया, क्योंकि जनरली लोगों का सेकंड बहुत टफ जाता है, कुछ बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आपके केस में कुछ ऐसा हुआ? हाँ जरूर हुआ है मेरे साथ। एक्चुअली सीएफए के 5 सब्जेक्ट्स में 2 पार्ट डिवाइड्स होते हैं, 2 hours 15 मिनट, 2 hours 50 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ऑप्शनल ब्रेक होता है उसमें। तो एक्चुअली पढ़ाई करते समय से मुझे समझ गया था कि टफ जाएगा तो फर्स्ट पार्ट ही जा सकता है, क्योंकि मेरे को पहले से कॉन्स में थोड़ा फियर था, उसके बाद एफएससी भी बैठना था उसके साथ ही, तो मुझे लगा तो होगा तो इशू इधर ही होगा। और लास्ट में जो एमसीक्यू सॉल्व करता सेकंड पार्ट के, फिक्स इनकम के, डेरिवेटिव्स के मुझे आंसर्स आ रहे, तो आई वाज श्योर कि ठीक है उसका ऑल्टरनेट था, पोर्टफोलियो था, तो हो जाएगा सेकंड पार्ट। और एग्जाम के टाइम पे भी वैसा ही हुआ, लाइक फर्स्ट पार्ट में मुझे कंपैरेटिवली सेकंड पार्ट टफ गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट मुझे कंपैरेटिवली बहुत इजी गया। ओके, और बीच में आपने ब्रेक लिया था, एक ऑप्शनल ब्रेक, राइट? ओवरऑल आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ इन द एग्जाम? ऐसा लगा कि नहीं यार लेवल में टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ, और 20-15 मिनट से कभी कुछ लोग का पहले हाफ एन आवर में लोग निकल गए, हाफ एन आवर बचा था लोगों का, जल्दी निकल गए आपका, आप भी जल्दी खत्म कर पाए? हाँ इजीली। और ऐसा कुछ हुआ कि कोई क्वेश्चंस आपने शायद पढ़ा हो, आप एग्जाम में जब गए तो आपको लगा कि पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा व्हाट इज द आंसर, तो आपने कुछ एस्टिमेशन, गेस वर्क कहीं पे कितने क्वेश्चन में किया होगा आपको लग रहा है आपके हिसाब से? लाइक मोस्ट ऑफ मुझे आंसर्स टॉपिक समझ गए थे, कौन से टॉपिक कैलकुलेट करना, मोस्टली मैं बोलूँगा कि कैलकुलेशन बेस से ज़्यादा ना सर मुझे थियरी बेस ज़्यादा पूछ लेते सीएफए लेवल में, वो एक लाइन ले लेंगे उससे पूछ लेंगे, तो वहां पे आपको शायद कंफ्यूजन हो, मतलब याद नहीं होगा। हाँ एक्चुअली सिंह सर प्रैक्टिकल से ज्यादा मेरे को थियरी मेरा स्ट्रांग है पहले पर्सनल, तो मैं थियरी ज्यादा पढ़ के गया था पेपर के टाइम पे, बहुत लोगों ने पास्ट टाइम के पेपर्स के साथ बहुत से स्टूडेंट्स ने दिया था, तो उनको पूछा था लोग थियरी बेस पे ज्यादा फोकस कर, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, तो बीच में से पूछ लेते थियरी में, और सिंपल लाइन देंगे, 3 ऑप्शन देंगे, कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं देगा, आपको डायरेक्ट आंसर देगा, आपको याद आना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन से लाइन में और क्या है उसका क्रक्स, तो उतना ही था मेरे लिए। जब एग्जाम देके निकले तो क्या दिमाग में था कि पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा? एग्जाम के बाद निकला तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, सिर्फ इतना ही था कि बचा लेगा तो सेकंड पार्ट ही बचा लेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत कंपेरेटिवली स्ट्रांग गया था मेरा,
फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो स्ट्रॉन्ग है मेरे को। सिर्फ एफएससी और कॉन्ट्स में डर लगा था कि ऐसा ना हो जाए कि कॉन्ट्स एफएससी पूरी नया डुबा दे मुझे मेरी ऐसे, मैं सोच उतना ही डर था। तो बोला भी जो होगा सो होगा, देखा जाएगा पेपर में। क्या पहला गया, खाना भी ना खाया, घर पे एकदम रिलैक्स बैठा, क्या बताने का घर पे पेपर अच्छा ही है। बट फिर जब तक रिजल्ट आने वाला था हाँ। तब तक क्या था दिमाग में? नहीं, बहुत कुछ सवाल चल रहे थे कि होगा नहीं तो क्या होगा आगे, क्या जो हर एक स्टूडेंट के मन में आता है वही था। लाइक एक रिजल्ट आया तो जस्ट मोबाइल पे मैं ऐसा ब्रेक ना इवनिंग स्नैक्स ही खा रहा था, तो ईमेल पे ऐसा नोटिफिकेशन आ गया कांग्रेचुलेशन करके, तो मैंने ओपन कर दिया, बोला कांग्रेट्स आ गया, तो बोल रहे वो कांग्रेस फेल के लिए भी हो सकता है, देख ले ओपन करके थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद अस वापस करना। बोला अभी क्या बोल रहे हो आप, तो ओपन किया, उसमें तो लाइक सिर्फ पास आ गया था करके, डिटेल स्कोर के लिए आपको क्लिक करके लिंक में जाना था। और आपका स्कोर बहुत यूनिक था, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था उससे आप 15 15 पॉइंट्स ऊपर थे। हाँ, तो ये मतलब मेरे को लगता है एक हाथ बुक जो आपका अच्छा गया और हाँ। उसने आपको बचा लिया, वो बहुत 15 बचा स्कोर लिया। के। हाँ। मैं एक्चुअली मुझे लगता है सर फिक्स इनकम ने मुझे बहुत बचा, क्योंकि फिक्स इनकम के ना प्रैक्टिकल आंसर्स थे और उसमें कैसे आंसर्स आने चाहिए, तो आंसर मेरे को आ रहे थे, Calculate डायरेक्ट करके कैलकुलेट कट कैलकुलेट के आ रहे थे। आई एम श्योर कि ये राइट आंसर है, एक बार थियरी में बोल नहीं सकती कि ये राइट है कि वो राइट है, प्रैक्टिकल में समझ जाता है कि ये राइट है ये राइट है। राइट। फॉर्मूला बेस पूछ लेते, फॉर्मूला के अंदर सिर्फ डाल के आपको कैलकुलेट करना था। और यही बुक आपको स्टार्टिंग में टफ लग रहा था, स्टार्टिंग में इसने सबसे आपको फिक्स बचाया। इनकम सबसे, हाँ, उसने मुझे बचाया मुझे, क्योंकि फिक्स इनकम का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, Right. एक 15 to 20% क्वेश्चंस बहुत आए थे फिक्स इनकम में से। और तो डायरेक्ट यहाँ पे ना बेसिकली जो मेरा मुझे लगता है, जैसे बच्चे एक प्री कंसीव नोशन से एंटर करते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के अंदर, नॉट एग्जाम डे, प्रिपरेशन में, कि मेरा कॉन्ट सही नहीं है या मेरा XYZ सही नहीं है, लेकिन शायद आप अच्छे से उसको पढ़ लो और वही आपका स्ट्रेंथ बन जाए। जी हाँ, जी तो हाँ। लाइक फॉर एग्जांपल इन योर केस आल्सो, तो ओवरऑल इफ आई आस्क यू कि अगर आप किसी को टिप्स देना चाहते हो, कोई आपको पूछे कि रे CFA एग्जाम क्लियर करना है, लेवल 1 क्लियर करना है, तो क्या 3 टिप्स आपके हिसाब से होंगे? CFA लेवल 1 क्लियर करना था आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग गो थ्रू करना चाहिए प्रॉपर्ली। सेकंड इज लाइक प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस ऑफ MCQs, क्योंकि सब लोग पढ़ तो लेते हैं पर वो MCQ सॉल्व करने में अलग से ट्रिक रहता है, तो आपको और प्रॉपर्ली लैपटॉप के सामने अलग होता है, पेपर अपन पहले सॉल्व करते थे, अभी जैसे पहले पेपर्स में होते थे एग्जाम, तो कंप्यूटर बेस में थोड़ा अलग माहौल रहता है। सो आपको पहले प्रैक्टिस करना, और थर्ड वही बोलूँगा, प्रे करो गॉड को, और क्या ही। एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी पढ़ लो, पर थोड़ा सा एक बिलीव होता है, तो उतना मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हो जाएगा। एंड एक जस्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, जैसे भी नीरज ने बोला कि प्रैक्टिस करना है, वो जो कैंडिडेट रिसोर्स है जो आपके ऑनलाइन पोर्टल ओनली स्पेसिफिक कैंडिडेट रिसोर्स पे आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान हुआ है, तो जरूर वहाँ पे आप अगर, क्योंकि आपको एग्जाम कैसे आ सकता है वो आपको दिखेगा, उस तरीके से आप एग्जाम सॉल्व करोगे, तो देन आपका वो एंजाइटी ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कम हो जाता है बहुत। इसलिए स्टार्टिंग से सर मैं थर्ड पार्टी MCQs बहुत सारे थर्ड पार्टी MCQs बहुत जगह से मिल रहे थे, पर मेरा था कि लाइक CFA इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करे, तो पहला वो तो करो, बाद में थर्ड पार्टी इज लास्ट ऑप्शन। इसलिए थर्ड पार्टी MCQs अप्रैल में करने को लिया था मैंने। फर्स्ट में 2 बार कैंडिडेट रिसोर्स और जो कैप्लन की बुक्स, वही मैंने कोर MCQs वही पकड़ के गया था कि जब वो लोग बना रहे इतने सालों से, तो कुछ ना कुछ तो होगा वो लोग। डेफिनेटली। सो वंडरफुल। आई मीन नीरज, ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा नॉर्मल जो अपने बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं CFA लेवल 1 के, इनके भी एग्जाम्स आएंगे, एक प्रेशर जो होता है वो शायद आपका इंटरव्यू देख के थोड़ा सा कम हो जाएगा कि यस मैंने भी सिमिलर एफर्ट दिया है तो मैं भी पास हो सकता हूँ, बिकॉज नीरज भी पास हुआ है, राइट? सो थैंक यू अगेन नीरज फॉर टेकिंग आवर टाइम। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था, रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।